क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शख्स जिसने एक छोटे से किराए के मकान से शुरुआत कर खड़ा कर दिया $200 बिलियन का साम्राज्य। वो शख्स जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। वो शख्स जिसने हर भारतीय के जीवन को छुआ है। पर सवाल ये है, कैसे एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का लड़का बना भारत का सबसे अमीर आदमी। आज इस ऑडियो बुक में आप खोजेंगे उन राजों को जो कभी किसी ने नहीं बताए। प्रिय श्रोता, मैं हूं आपका होस्ट, आपका नाम, और स्वागत है आपका मुकेश अंबानी अनटोल्ड स्टोरी के पहले एपिसोड में। कल्पना कीजिए, 1960 का दशक। एक युवा लड़का अपने पिता के साथ एक छोटे से ऑफिस में बैठा सपने देख रहा है, बड़े सपने। आज वही लड़का बना भारत का बिजनेस टाइकून। उसकी कंपनी टच करती है हर भारतीय की जिंदगी। उसके निर्णय बदलते हैं शेयर बाजार के रुझान। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। इसमें थे संघर्ष, थी चुनौतियां, थी प्रतिस्पर्धा और था एक बड़ा पारिवारिक विवाद। अगले 20 मिनट में हम सफर करेंगे उसी अनकही कहानी की, जानेंगे वो राज जो बनाते हैं मुकेश अंबानी को एक लेजेंड। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये कोई साधारण बायोग्राफी नहीं, यह है एक प्रेरणा की कहानी। यह है सफलता का ब्लूप्रिंट। यह है वो ज्ञान जो बदल सकता है आपकी सोच, आपकी जिंदगी। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका टाइटल है एक साधारण शुरुआत, बचपन से बिजनेस तक। ये वो दौर था जब मुकेश अंबानी नहीं थे मुकेश अंबानी, बल्कि थे बस धीरू भाई का बेटा। चैप्टर 1। साल 1957। अदन की एक छोटी सी बस्ती। एक युवा लड़का रोज सुबह उठता और अपने पिता के साथ चल पड़ता है एक छोटे से ऑफिस की ओर। ये कोई आम लड़का नहीं, ये है मुकेश अंबानी, जिनके पिता धीरू भाई अंबानी अदन में एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस चलाते थे। पर क्या आप जानते हैं, उस समय मुकेश के पास नहीं थी कोई बड़ी गाड़ी, नहीं था कोई बड़ा बंगला, बल्कि था बस एक सपना। एक ऐसा सपना जो आगे चलकर बदल देगा भारत की तकदीर। मुकेश का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन शहर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अदन के एक स्थानीय स्कूल में हुई, लेकिन जल्द ही परिवार को वापस भारत आना पड़ा। मुंबई के भूला भाई देसाई रोड पर एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुई मुकेश की नई जिंदगी। यहां उन्होंने देखा बिजनेस की एबीसी, अपने पिता से सीखी मेहनत की अहमियत और समझा सफलता का असली मतलब। पर सबसे दिलचस्प बात यह है, मुकेश शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से एमबीए करने का सपना लेकर पहुंचे अमेरिका। पर यहां आया जीवन का सबसे बड़ा मोड़। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान ही मुकेश को उनके पिता का एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, बेटा, तुम्हारी जरूरत यहां है, वापस आओ और मेरे साथ काम करो। और यहीं लिया गया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने बदल दिया भारत के बिजनेस का इतिहास। मुकेश ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और वापस लौट आए भारत, रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल होने। उस समय रिलायंस थी एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस करती थी। पर मुकेश की एंट्री के साथ ही शुरू हुई एक नई कहानी, एक नई क्रांति की। मुकेश को मिली पहली बड़ी जिम्मेदारी, रिलायंस की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की। यह था पेट्रोकेमिकल्स का प्लांट, जो आगे चलकर बना रिलायंस की सफलता की नींव। मुकेश ने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया, हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान दिया और साबित किया कि वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। इस प्रोजेक्ट ने मुकेश को सिखाया इंडस्ट्री की एबीसी, टेक्नोलॉजी का महत्व और बिजनेस की जटिलताएं। यही अनुभव आगे चलकर काम आया जियो जैसे मेगा प्रोजेक्ट को हैंडल करने में। तो दोस्तों, ये थी मुकेश अंबानी के शुरुआती दिनों की कहानी। एक साधारण शुरुआत, एक बड़ा सपना और एक ऐसा फैसला जिसने बदल दिया सब कुछ। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे मुकेश अंबानी ने रिलायंस को बनाया भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी और कैसे शुरू हुआ विस्तार का सफर। तब तक के लिए सोचिए, क्या आप भी ले सकते हैं ऐसा कोई बड़ा फैसला? क्या आप भी छोड़ सकते हैं अपना कंफर्ट जोन? क्योंकि यही तो है सफलता का पहला पाठ। चैप्टर 2। 1990 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव का दौर था। उदारीकरण की हवाएं चल रही थीं और इसी मौके को भांप लिया मुकेश अंबानी ने। जब बाकी कंपनियां अभी तक समझ ही नहीं पाई थीं कि भारत का बाजार कितना बड़ा है, तब मुकेश ने शुरू कर दिया था रिलायंस के विस्तार का सफर। पर यह सफर इतना आसान नहीं था।
हर कदम पर थी नई चुनौतियां, हर मोड़ पर था जोखिम और हर फैसले पर टिकी थी कंपनी का भविष्य। 1991 में रिलायंस ने लिया पहला बड़ा फैसला, पेट्रोकेमिकल से आगे बढ़कर पेट्रोलियम रिफाइनिंग में एंट्री की। यह था एक बोल्ड मूव, क्योंकि उस समय तक रिफाइनिंग सेक्टर में सिर्फ सरकारी कंपनियां थीं। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बिल्कुल नया एरिया था। मुकेश ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का सपना देखा। एक ऐसी रिफाइनरी जो न सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी करे, बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बने। पर इस सपने को सच करने के लिए जरूरत थी भारी निवेश की, जरूरत थी एडवांस टेक्नोलॉजी की और सबसे बढ़कर जरूरत थी दृढ़ इच्छा शक्ति की। जामनगर प्रोजेक्ट बना मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी टेस्ट। यह प्रोजेक्ट था दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का, जिसमें लगने वाला था 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन। मुकेश खुद सुपरवाइज कर रहे थे हर छोटी बड़ी डिटेल। वो रोज साइट पर विजिट करते, वर्कर्स से बात करते, इंजीनियर्स के साथ मीटिंग्स करते। एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार मुकेश ने देखा कि एक पाइपलाइन का डिजाइन ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत इंजीनियर्स को बुलाया और खुद समझाया कि कैसे इसे इंप्रूव किया जा सकता है। यही थी मुकेश की खासियत। वो सिर्फ बिजनेस लीडर नहीं थे, बल्कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी थे जो हर प्रोजेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते थे। जामनगर प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी फंडिंग। प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी हजारों करोड़ रुपए और बैंक्स भी हेजिटेट कर रहे थे इतना बड़ा लोन देने में। पर मुकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने खोजे नए रास्ते, शेयर मार्केट से पैसा जुटाया, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया और साबित किया कि अगर विजन क्लियर हो तो फंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं। 1997 में रिलायंस ने शेयर मार्केट में हिस्ट्री बनाई। उसने लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक इशू, जिसे मिला भारी रिस्पॉन्स और इस तरह जुट गए जामनगर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स। 1999 में जब जामनगर रिफाइनरी शुरू हुई तो ये बन गई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी और रिलायंस बन गई भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी। इस सफलता ने मुकेश अंबानी को दिलाई न सिर्फ देश भर में पहचान, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रिस्पेक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें किया इनवाइट ग्लोबल लीडर्स के साथ शेयर करने अपने विजन को, और इस तरह मुकेश बने न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के बिजनेस आइकॉन। तो दोस्तों, ये था रिलायंस के विस्तार का सफर। जामनगर रिफाइनरी ने साबित किया अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आया वो मोड़ जब रिलायंस में हुआ पटवारा और कैसे मुकेश ने संभाली इस बड़ी चुनौती को। तब तक के लिए याद रखिए, सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि है एक वेल प्लान्ड जर्नी जिसमें हर कदम पर होता है सोचा समझा फैसला। चैप्टर 3। 2002 का साल। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने चरम पर, देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी, और तभी आया वो झटका जिसने हिला दिया पूरे बिजनेस वर्ल्ड को। धीरूभाई अंबानी का निधन और उनके बाद शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े पारिवारिक विवाद का अध्याय। ये सिर्फ बिजनेस का बंटवारा नहीं था, ये था एक परिवार का बिखराव, भाई का भाई से अलग होना और एक ऐसा दौर जिसने टेस्ट किया मुकेश के लीडरशिप को। धीरूभाई के निधन के बाद मुकेश और अनिल के बीच बढ़ने लगे मतभेद। बिजनेस के फ्यूचर को लेकर अलग अलग विचार और लीडरशिप को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण। मीडिया में छपने लगी खबरें, बोर्ड रूम में होने लगी गर्मागर्म बहस और बाहर इन्वेस्टर्स की बढ़ती चिंता, शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव। मुकेश इस समय क्या सोच रहे थे? कैसे हैंडल कर रहे थे ये प्रेशर? क्या वो चाहते थे ये विभाजन या फिर कोई और थी वजह? 2005 में आखिरकार हुआ वो फैसला जिसका इंतजार पूरा बिजनेस वर्ल्ड कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का विभाजन। मुकेश को मिली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें थे पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेस, और अनिल को मिली रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जिसमें थे टेलीकॉम, पावर और एंटरटेनमेंट बिजनेस। यह बंटवारा था बेहद क्लीवर। दोनों भाइयों को मिले अलग अलग एक्सपर्टीज के बिजनेस, पर सवाल यह था क्या मुकेश संभाल पाएंगे इस बड़े बदलाव को? विभाजन के बाद मुकेश के सामने थी कई चुनौतियां। पहली चुनौती कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना, दूसरी चुनौती इन्वेस्टर्स का भरोसा कायम रखना, तीसरी चुनौती बिजनेस को नई दिशा देना। मुकेश ने इन चुनौतियों को अवसर में बदला। उन्होंने लॉन्च किया ग्रोथ थ्रू इनोवेशन का नया विजन, कर्मचारियों के साथ रैलियां की, इन्वेस्टर्स को समझाया अपना प्लान और दिखाया कि विभाजन का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका है। उनका फेमस स्टेटमेंट, हम एक परिवार थे, एक परिवार हैं और एक परिवार रहेंगे, बस अब हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं।
विभाजन के बाद मुकेश ने फोकस किया कोर बिजनेस को और मजबूत करने पर। जामनगर रिफाइनरी का विस्तार किया, नए पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाए और रिटेल बिजनेस में एंट्री की। 2006 में उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस रिटेल, जो आगे चलकर बना भारत का सबसे बड़ा रिटेल चेन। इस दौरान मुकेश ने साबित किया कि अगर विजन क्लियर हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी संकट आपको रोक नहीं सकता, बल्कि वो संकट ही आपको और मजबूत बना देता है। तो दोस्तों, ये था वो दौर जब मुकेश अंबानी ने साबित किया कि असली लीडर वही होता है जो संकट में भी अपनी टीम को साथ लेकर चलता है और हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे मुकेश ने शुरू किया जियो का सफर, कैसे बदली उनकी ये सोच भारत की डिजिटल कहानी, और कैसे रिलायंस ने दुनिया को दिखाया कि भारत भी कर सकता है टेक्नोलॉजी में लीड। तब तक के लिए याद रखिए, जिंदगी में संकट तो आते रहते हैं, पर असली कामयाबी है उन संकटों से सीख लेकर आगे बढ़ना। चैप्टर 4, 2010 का साल। मुकेश अंबानी अपने ऑफिस में बैठे थे, भारत के डिजिटल भविष्य पर विचार कर रहे थे। उस समय भारत में इंटरनेट था महंगा, स्पीड थी धीमी और डिजिटल इंडिया का सपना था दूर की कौड़ी। पर मुकेश ने देखा एक अवसर, एक ऐसा मौका जो बदल सकता था हर भारतीय की जिंदगी, हर बिजनेस का तरीका और पूरे देश की तकदीर। यहीं से शुरू हुई थी जियो की अनकही कहानी। मुकेश अंबानी ने सोचा, क्यों न बनाया जाए एक ऐसा नेटवर्क जहां डेटा हो मुफ्त, कॉलिंग हो फ्री और हर भारतीय को मिले हाई स्पीड इंटरनेट। यह विचार था बिल्कुल क्रांतिकारी। उस समय दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई मॉडल नहीं था। सबने कहा यह हो ही नहीं सकता, यह सिर्फ एक सपना है। पर मुकेश ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर यह सपना है तो हम इसे सच करके दिखाएंगे। और इस तरह शुरू हुआ भारत की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति का सफर। जियो को रियलिटी में बदलना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरी था 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 3 लाख से ज्यादा टावर और पूरे देश में फाइबर नेटवर्क। मुकेश ने खुद ली इस प्रोजेक्ट की कमान। वो रोज मीटिंग्स करते, इंजीनियर्स से बात करते, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को सुनते। सबसे बड़ी चुनौती थी 4G टेक्नोलॉजी को भारत में लाना, क्योंकि उस समय तक भारत में 3G भी ठीक से नहीं पहुंचा था। पर मुकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया भर से बुलाए बेस्ट एक्सपर्ट्स और बनाया एक ऐसा टीम जो कर सकती थी असंभव को संभव। 2016 का साल, जियो के लॉन्च की तैयारियां जोरों पर। मुकेश हर छोटी डिटेल पर दे रहे थे ध्यान, फ्रॉम नेटवर्क क्वालिटी टू कस्टमर सर्विस, फ्रॉम टैरिफ प्लान्स टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। 5 सितंबर 2016, मुकेश के जन्मदिन के अगले दिन जियो ने की अपनी पहली सेवा शुरू। और क्या हुआ? पहले ही महीने में जुड़ गए 5 करोड़ यूजर्स। ये था इतिहास। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था। मुकेश का सपना सच हो रहा था। भारत डिजिटल हो रहा था और रिलायंस बन रही थी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक। जियो ने बदल दिया भारत का डिजिटल लैंडस्केप। इंटरनेट की कीमतें आई 90% नीचे, डेटा यूज बढ़ा 10 गुना, डिजिटल पेमेंट्स को मिली नई उड़ान। सबसे बड़ा बदलाव आया छोटे शहरों और गांवों में, जहां लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, डिजिटल बिजनेस शुरू किए। मुकेश का सपना सच हो रहा था। वो सपना जिसे कई लोगों ने पागलपन कहा था, आज वही सपना बन रहा था भारत की नई पहचान। तो दोस्तों, ये थी जियो क्रांति की कहानी। एक ऐसा सफर जिसने साबित किया कि बड़े सपने देखने वाले बड़े काम करके दिखाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे मुकेश अंबानी ने बनाया दुनिया का सबसे महंगा घर और कैसे उन्होंने शुरू किया रिटेल और टेक्नोलॉजी का नया सफर। तब तक के लिए याद रखिए, सफलता का राज है बड़ा सोचना और बड़ा काम करना, क्योंकि जो दिखता है वही तो होता है।